हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें यूनिट्स के बारे में पिछले लेक्चर में यानी पिछले क्लास में ही हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो आज का इस क्लास में हम डायमेंशन के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। यानी आज का ये क्लास 11th क्लास फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का जो पहला चैप्टर है उसमें डायमेंशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। डायमेंशन का डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज का इस क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप बने रहने चाहते हैं और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ आप समय पर उठा सके। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसी तरह से हमारा फंडामेंटल यूनिट्स भी होता है, डिराइव्ड यूनिट्स भी होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लोग डिराइव्ड यूनिट फाइंड करते हैं तो उस डिराइव्ड यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर आता है उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ठीक है, सीधे से याद रखोगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डिराइव्ड यूनिट लिखते वक्त या लिखने के बाद जो फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं उसमें जो पावर आता है उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब रह गया बात कि डायमेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, सो ध्यान दोगे। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखोगे डायमेंशन ऑफ मास। डायमेंशन ऑफ मास जो होता है वो कैपिटल एम होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखोगे जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। क्योंकि किसी भी चीज का पावर जब जीरो होता है, किसी भी टर्म का पावर जब जीरो होता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m को तो हमारा m आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे। इसी प्रकार से अगर हम डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालते, अब ये लेंथ में क्या क्या आएगा, डिस्टेंस आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, रेडियस आ सकता है, डायमीटर आ सकता है, ब्रेड्थ आ सकता है, हाइट आ सकता है, एल्टीट्यूड आ सकता है, ये सभी आएगा जो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो सॉरी डायमेंशन क्या होगा, तो एल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर 0। ठीक है, ध्यान दोगे जब भी हम लोग मास का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, तो मास यानी एम टू द पावर 1। ठीक है, इसे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये लेंथ हो गया, लेंथ में डिस्टेंस आ सकता है, रेडियस आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, ये सब आ जाएगा जो लेंथ से रिलेटेड होगा। लेंथ के रूप में जिसे हमें मेजर्ड करना पड़ेगा उसका एल हो जाएगा, यानी एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर 0 होगा। अब इसी प्रकार से अगर टाइम का हम लेते हैं तो टाइम का टी टू द पावर 1 आ जाएगा। इसे हम लोग m0, l0, t1 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम निकालते हैं कुछ अनदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का। तो इसमें से मेरा फर्स्ट है, ध्यान दोगे, एरिया। तो ये तो आप लोग पता होगा कि एरिया यानी क्षेत्रफल, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ का भी डायमेंशन हमारा एल होगा एंड ब्रेड्थ का भी डायमेंशन हमारा एल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर 2। ठीक है, यानी इसे हम लोग एल टू दी पावर 2 लिख सकते हैं।
या इसे डिटेल करना चाहते हो तो m0 हो जाएगा। सब कैपिटल लेटर, सभी कैपिटल लेटर यूज होगा, ध्यान रहे। m0, L⁻², और T⁻0 ये आ जाएगा। अब अगर वॉल्यूम का हमें देखना है, ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होगा, ध्यान दोगे। वॉल्यूम यानी आयतन, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी हम लोग लेंथ में ही मेजर करेंगे, ब्रेड्थ को भी हम लोग लेंथ में ही मेजर करेंगे, हाइट को भी हम लोग लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो तीनों का एल हो जाएगा, एल इंटू एल, यानी L⁻3। इसे हम लोग लिख सकते हैं m0 L⁻3 T⁻0, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, स्पीड, स्पीड यानी चाल, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो गया, तो डिस्टेंस तो हमारा लेंथ है, तो एल हो जाएगा, और टाइम का टी हो जाएगा, यानी L/T आ जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं L⁻1 और T⁻−1। ये न्यूमरेटर में है तो L⁻1 हो गया, और ये डिनोमिनेटर में है तो T⁻1 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो T⁻−1 हो जाएगा। इसे थोड़ा डिटेल अगर और कर देते हो तो 0m⁻0 L⁻1 T⁻−1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ जो होता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो ध्यान दोगे, ये है हमारा एक पोजीशन, इन अनदर पोजीशन हमारा ये है। अब पोजीशन ए से पोजीशन बी हमें जाना है, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी जाने में जो हम लोग डिस्टेंस रास्ता जो यूज करेंगे जाने के लिए, जो हम लोग रास्ता फॉलो करेंगे, उस रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ जो होता है, रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, उसे डिस्टेंस कहते हैं। बट एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो, बट वहां रास्ता हो या नहीं हो, रास्ता वहां अवेलेबल है या नहीं है, फिर भी दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो एल होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट भी तो हमारा एक प्रकार का डिस्टेंस ही हुआ ना। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। थोड़ा सा अंतर ये है कि एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए रास्ता जो अवेलेबल हम करते हैं, रास्ता जो हम यूज करते हैं, जो रास्ता हम उपयोग में लाते हैं, उस रास्ते का जो एक्चुअल जो लंबाई होती है, उसी एक्चुअल जो लेंथ होता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। बट रास्ता हो या ना हो, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी हर डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं, बट हर डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो ध्यान दोगे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन वही होगा जो डिस्टेंस का होता है।
इसका क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m0 L1 T⁻0 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो एल होता है। टाइम का क्या होता है, तो टी होता है। यानी क्या आ जाएगा, L⁻1 T⁻−1। यानी इसे हम लिख सकते हैं m⁻0 L⁻1 और T⁻−1, ये आ गया। यानी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा। सेम उसी प्रकार से लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सभी का डायमेंशन सेम होता है। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब ध्यान दोगे, जो वेलोसिटी है उसका ये फॉर्मूला होता है हमारा। इस फॉर्मूला को यहां पर हम पुट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो वेलोसिटी के जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पुट कर दिए, और डिवाइड में फिर से हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, यहां का मेन डिवाइड हमारा ये है, ठीक है। तो ये जो टाइम है इसे हम टाइम बाय 1 लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, टाइम बाय 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दोगे यहां पर, ये जो टाइम बाय 1 है इसे हम इंटू में 1 बाय टाइम लिखेंगे। अब यहां से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इंटू 1, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर हम यहां से इसका डायमेंशन निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल होता है, और टाइम का टी होता है, तो टी स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर है ना, तो यहां पर टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं L⁻1 T⁻−2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। या ध्यान रखोगे यहां पर, अगर हम इसके बाद डायरेक्ट अगर यहां से हम निकालते हैं, अगर यहां से हम डायरेक्ट अगर निकालते तो जा सकते थे। कैसे जाते, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं L⁻1 T⁻−1, यानी वेलोसिटी के जहां पर हम लिख देते हैं यहां पर L⁻1 T⁻−1 एंड डिवाइडेड बाय टाइम का हो जाएगा टी हमारा, ये टी का पावर जो 1 है, ठीक है। ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये जो टी का पावर यहाँ पर 1 है, ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो फिर इसका 1 जो है यहाँ पर -1 हो जाएगा। यानी -1 तो क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी इसका डायमेंशन यहाँ भी वही आया है, नीचे नीचे जो हम लाए हैं यहाँ भी वही आया है, और यहाँ भी यही आया है। तो ध्यान दोगे, जब भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आएगा तो फॉर्मूला ये होता है। इसी को सॉल्व करके हम कहाँ ले गए हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन हमारा जब आएगा तो हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। ध्यान रखोगे, हम इसका यूज करेंगे। हम इसे यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो m⁻0 L⁻1 T⁻−2, ये आ गया, ठीक है। और इसमें ध्यान दोगे, और कुछ टाइप्स क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट है
फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सलेशन, पढ़े होगे, F इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए। तो फोर्स इंटू एक्सलेशन, ये आ गया। अब मास को फिलहाल तो हम मास लिख दिए, और एक्सलेशन का अभी जस्ट जो बताए थे फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। अब यहां से अगर हम सबका डायमेंशन रखते हैं, मास का क्या हो जाएगा? एम, मास का एम हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, टाइम का टी होता है, तो यहां पर टाइम स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम यहां लिख सकते हैं एम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -2, ये आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हम कर सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का एम हो गया, और एक्सेलरेशन का हम लोग अभी क्या फाइंड किए थे? यहां पर एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -2, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -2, और एम टू दी पावर 1, यानी ये आ गया हमारा। फोर्स का हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला देखेंगे। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का तो एम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था इसका फॉर्मूला। तो मास का क्या आ जाएगा? मास का आ जाएगा एम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा एल, और टाइम का आ जाएगा टी। तो यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -1, ये आ जाएगा। इसके बाद एनर्जी या वर्क, आप लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी, एनर्जी क्या है? हमारे द्वारा जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को हम लोग एनर्जी कहते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स या तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोग क्या लिखे थे? अगर आप लोग को फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशन याद है तो पुट कर सकते हो। ठीक है, कैसे पुट करेंगे? फोर्स का हो जाता है एम, एल, टी टू दी पावर -2, और डायमेंशन का, डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, एल और एल को, एल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद टी टू दी पावर -2, ये आ गया। ठीक है, बट अगर हमें फोर्स का डायमेंशन नहीं है मालूम, फोर्स का डायमेंशन अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो फिर फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, किसी एक चीज में तो जाना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट डायमेंशन आप लोग याद रखिए, या तो फिर फॉर्मूला याद रखिए। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और फिर से हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
अब अगर यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटी आया, अगर इन तीनों का डायमेंशन अगर आपको मालूम है तो डायमेंशन पुट करके आप बना सकते हो, और नहीं तो फिर से हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बताए हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर उसमें जा सकते हो। मास डिस्प्लेसमेंट, मास तो ये आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। आइए डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर लिख दिए। तो अब ध्यान दोगे यहाँ पर अगर हम डायमेंशन फाइंड करते हैं, एम मास का क्या होता है एम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एल आ गया, सबका पुट कर दिए, अब मल्टीप्लाई करोगे, ये जो एल है एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, और टी टू दी पावर जो 2 है नीचे, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर क्या होगा, ये आ जाएगा। यानी ये हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ वर्क। अगर इसमें पावर का निकालना हो, पावर का अगर निकालना है, पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। फॉर्मूला इसका क्या होता है तो वर्क बाय टाइम। अब यहां पर अगर वर्क का फॉर्मूला डायमेंशन डायरेक्ट याद है जैसे कि ये, तो आप यहां पुट कर सकते हो, पुट कर दिए। और नीचे टाइम है तो यहां पर टाइम का पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां जो टाइम है वो हमारा टाइम का पावर कितना है तो 1 है। तो डिनोमिनेटर में जब कोई टर्म रहता है और उसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर जो है सो माइनस हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस होता है, ये तो पढ़े हो गए आप लोग। तो एम एल टू दी पावर 2, टी टू दी पावर जो -2 है, एक 1 फिर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 2 टी टू दी पावर -3, ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम वर्क का डायमेंशन नहीं जानते हैं, वर्क का डायमेंशन अगर हमें नहीं है मालूम, तो फिर वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में है हमारा टाइम, ठीक है। अब अगर यहां से फोर्स का डायमेंशन पता है, डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन पता है तो पुट करके सॉल्व कर दो, नहीं है तो और आगे जा सकते हो। तो ध्यान दोगे फोर्स का क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर इधर हमारा क्या बच जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये बच गया। अब इसके बाद यहां पर ध्यान दोगे मास को तो हम मास लिख दिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ये आ गया। अब इसमें सभी का डायमेंशन को हम लोग पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दोगे इसका आ जाएगा एम, इसका आ जाएगा एल, और नीचे आ जाएगा टी टू दी पावर 2, फिर इधर एल बाई टी मल्टीप्लाई करोगे, एल और एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई होगा तो टी टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 2 टी टू दी पावर -3, क्योंकि नीचे में जब टी का पावर 3 है, नीचे में जब टी का पावर 3 है डिवाइड में, न्यूमरेटर में जाएगा तो टी टू दी पावर -3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रेशर,
तो इसके लिए प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ध्यान दोगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब अगर ध्यान दे, फोर्स का अगर डायमेंशन मालूम है तो हम क्या लिख सकते हैं, mL/T⁻², और डिवाइड में एरिया, एरिया का तो बता चुके हैं L²। L से L² कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। इसे क्या लिख सकते हो, m, अब m⁻⁻1, ठीक है। और ये L जो नीचे है हमारा, जिसका पावर है हमारा +1, ये जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये L⁻ क्या आएगा, -1, और T⁻², ये आ जाएगा। इसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन है mL/T⁻², और लेंथ का L से L कैंसिल हो जाएगा तो mL/T⁻² हो जाएगा। बट अगर इसे कंप्लीट करना चाहें हम तो m⁻1, L⁻0, T⁻² हम लिख सकते हैं। यानी फाइनली यही है कि सबका डायमेंशन पता होना चाहिए और सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का जो होता है, जो सिंपल क्वांटिटी होता है या फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास का क्या हो गया, m हो गया, डिस्टेंस का l हो गया तो L² आ गया, ये लिख सकते हैं। या तो इसमें जब t नहीं है तो T⁻0 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ध्यान दोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहला चीज कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा हो, यानी किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा हो, तो वो जो एंगल ट्रेस करेगा उस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। एंगल जो ट्रेस करेगा उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ध्यान दोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दोगे। अगर सपोज कि हम यहाँ एक सर्कल बना लिए, ठीक है, इस सर्कल में सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये थीटा। तो ये थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर ये मेरा लेंथ ऑफ द आर्क L है और रेडियस मेरा R है, ठीक है, इसे हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क यानी चाप की लंबाई कहते हैं, और इसे रेडियस यानी इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला होता है L/R, यानी लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो ऐसे तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो भी लेंथ है, रेडियस भी तो लेंथ है, यानी दोनों का डायमेंशन L हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका डायमेंशन मेरा L होगा और नीचे वाले का भी डायमेंशन हमारा L होगा, दैट इज दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशन नहीं होता है, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा राइट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज ए डायमेंशन लेस, ठीक है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपसे पूछा जाएगा जो डायमेंशन लेस हो, तो ध्यान दोगे पहला क्वांटिटी हमारे सामने ये आया है जो कि डायमेंशन लेस है, ठीक है।
इसका डायमेंशन अगर हमसे पूछा जाए तो m⁻0, L⁻0, T⁻0, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो सेम ऐसे ही यहां पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डायमेंशन लिखना हो, ध्यान दोगे, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डायमेंशन लिखना हो तो यहां जैसे कि 1 आया है तो यहां हम 1 लिख सकते हैं, और टाइम का t हो जाएगा, दैट इज t⁻⁻1 हो जाएगा, यानी m0 L0 और t⁻⁻1 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आ जाए तो ध्यान दोगे एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सेलरेशन का क्या होता है तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो वही होगा वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा, और एक दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, तो यहां भी वही फॉर्मूला होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या आया है t⁻⁻1 और टाइम का t हो जाएगा जो कि नीचे है, ये t⁻1 फिर से ऊपर चला जाएगा तो t⁻⁻2 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं m0 L0 और t⁻⁻2, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क। तो एक्चुअली में टॉर्क हम लोग किसे बोलते हैं, तो टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, किस क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज ध्यान रखोगे, ये जो मोमेंट जो है, मोमेंट का यहां बहुत महत्व है। जैसे अगर आ जाए मोमेंट ऑफ मास तो मास इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। मतलब जब किसी का मोमेंट का बात किया जा रहा हो, इसका सीधा सा मतलब है उसे डिस्टेंस से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, तो m L t⁻⁻2 ये हो जाता है। अब बोलोगे यहाँ पर m में पावर कुछ नहीं है, L में पावर कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है, जीरो तो नहीं है ना हमारा पावर, जीरो रहेगा तभी तो पावर जीरो होगा ना। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि उसका पावर 1 है। 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए बात एक ही है। अब डिस्प्लेसमेंट का जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए L, तो इसका मतलब तो है ना L का पावर 1, तो इस L को इस L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ध्यान दोगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहां पर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो यानी इसका मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस बोलो या तो डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का होता है ना मास इंटू वेलोसिटी।
और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ आर ले लेते हैं, या तो फिर मास का तो एम हो गया, वेलोसिटी का एल बाय टी होता है, वेलोसिटी एल बाय टी यानी डिस्टेंस बाय टाइम, और आर का हो गया एल। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एम टू द पावर 1 हो जाएगा, एल टू द पावर 2 हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा। ये आ जाएगा इसका डायमेंशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम यूज करने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हो, F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्म जो यूज किया गया है ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास है हमारा M1 M2 और ये डिस्टेंस है हमारा r, अब बाकी F जो है सो फोर्स है। यानी ये पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को एक तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, यहाँ से हमें जो डायमेंशन निकालना है, किसका निकालना है, तो इस कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो उसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं यहाँ से। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो आर स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, इस आर स्क्वायर को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आर स्क्वायर, और ये जो दोनों मास है वो डिवाइड में आ जाएगा, M1 इंटू M2। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये फोर्स है, एफ जो है सो फोर्स है, इसका डायमेंशन होता है एम एल टी टू दी पावर -2, और आर क्या है, तो डिस्टेंस है, यहाँ सामने है, आर जो है सो हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है, तो डिस्टेंस स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद मास का हो जाएगा यहाँ से एम, इस मास का भी हो जाएगा एम, तो एक मास यहाँ से कैंसिल अगर हो जाता है तो ये जो m टू दी पावर 1 है ऊपर चला जाएगा, तो m टू दी पावर 1 क्या होगा, तो -1। l को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो l टू दी पावर 3 हो जाएगा, और t टू दी पावर हो जाएगा -2। ये आ गया, ये हमारा इसका डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट है, ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखोगे इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन इन यूनिट सेम होता है, वो क्या होता है, तो ए होता है, डायमेंशन इसका ए होता है। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं m टू दी पावर 1 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, a टू दी पावर 1, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन होता है कैपिटल के। ये दो फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, इन दोनों का डायमेंशन और यूनिट दोनों सेम होता है। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट भी हमारा के होता है केल्विन, और डायमेंशन भी हमारा के होता है। अब अगर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है वो 11th क्लास में नहीं है, ये 12th क्लास में। 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में। बट यहाँ कभी कभी इसका डायमेंशन पूछ दिया जाता है, तो पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका सबसे पहले क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। तो इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम होता है। तो करंट का क्या हो गया, ए हो गया, और इस टाइम का टी हो गया, यानी ये लिख सकते हैं, या तो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1, a टू दी पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। तब यहाँ पर अगर हम फोर्स का लिख देते हैं m l t टू दी पावर -2, और चार्ज का a t ले देते हैं, तो m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 1 t, यहाँ t का पावर जो 1 है, ये 1 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो -2 में ये फिर से -1 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, और नीचे जो a टू दी पावर यहाँ 1 है ऊपर चला जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 12th क्लास में ये सब फॉर्मूला पढ़ोगे आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। क्या होता है? तो वर्क बाय चार्ज होता है। तो सेम उसी प्रकार से वर्क का डायमेंशन पढ़ चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, और चार्ज का अभी पढ़े ए इंटू टी। सॉल्व करोगे इसे, एम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 2 है, और नीचे तो एल है नहीं, एल टू दी पावर 2 ही रहेगा। टी टू दी पावर ऊपर में -2 है, नीचे 1 है, ये 1 फिर से ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और माइनस ए। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। तो अगर ओम्स लॉ पढ़े हो आप लोग, बाय ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ पढ़े हो तो फॉर्मूला पढ़े होगे V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, ये तो पढ़े होगे आप लोग, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये है मेरा रेजिस्टेंस। तो हमें तो रेजिस्टेंस का निकालना है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का निकालना है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई। ये तो हो गया हमारा। V क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हमारा ये है। अगर हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं, m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर -3, a टू दी पावर -1, और नीचे जो टाइम है वहाँ हम टाइम ले लेते हैं। सॉरी, टाइम नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है ए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -3। अब ये जो a का पावर 1 है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस, जो 11th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो इसका हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर -2 और डिवाइड में एल स्क्वायर, यानी एम टी टू दी पावर -2 और डिवाइड में एल आ जाएगा। एल एक कैंसिल हो गया नीचे से, तो यहां पर हमारा बच जाएगा एम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर -1, टी टू दी पावर -2। एक चीज हमेशा याद रखना है, फिर हम रिपीट कर देते हैं, जितना सारा लेटर यूज होता है डायमेंशन में, कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है। और जितना सारा लेटर आएगा वो सब कैपिटल ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, उसके बीच में आएगा, उसको इनक्लोज करना है। इतना सारा चीज पॉइंट में याद रखोगे। अब स्ट्रेन, स्ट्रेन एक्चुअली में ये स्ट्रेन होता क्या है 11th क्लास में ही पढ़ना है। जैसे कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो फोर्स किसी बॉडी पर लग करके उसका कन्फिग्रेशन को चेंज कर दे। कन्फिग्रेशन मतलब लेंथ को चेंज कर दे, एरिया चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे, मतलब किसी न किसी रूप से उसको चेंज करेगा। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अब लेंथ में चेंज अगर हो रहा है तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ होगा, या एरिया में चेंज हो रहा है तो चेंज इन एरिया बाय एरिया होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। तीनों में से किसी एक का हम यूज करके बताते हैं। हम लेंथ को ही लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ, और नीचे हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। तो ध्यान दोगे, चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में हमारा चेंज हुआ है तो 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा कुछ होगा तो मीटर ही ना। और नीचे ओरिजिनल लेंथ भी मीटर ही होगा, मतलब सेम क्वांटिटी ही नहीं, इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये नो डायमेंशन। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ बाय लेंथ, तो डायमेंशन इसका नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेस इक्वल टू, हुक्स लॉ में पढ़े होंगे, बाय हुक्स लॉ पढ़े होंगे
अ स्ट्रेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो कांस्टेंट जो यूज करते हैं ना, कांस्टेंट जो यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ जो कांस्टेंट ई जो यूज किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यानी ई इक्वल टू क्या आ गया, अ स्ट्रेस बाय अ स्ट्रेन। क्या आ गया, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ गया। अब अगर हम यहाँ पर दोनों का डायमेंशन पुट कर देते हैं तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया, स्ट्रेस का डायमेंशन हमारा ये, ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन ये हो गया और स्ट्रेन का डायमेंशन तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ई और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होगा। ये आ गया। और एक चीज, टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप लोग पढ़े होंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जितना सारा टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, सबका डायमेंशन यही होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो इस तरह से 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स है जिसका डायमेंशन आपका एग्जाम में इस बार आने वाला है, या तो फाइनल एग्जाम हो, या तो हाफ ईयरली एग्जाम हो, या तो प्री टेस्ट एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम अगर आपका है तो डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डायमेंशन, डायरेक्ट डायमेंशन निकालने के लिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का आएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए आप लोग एक लाइक कर दें, और अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं, ताकि अगले वीडियोज में इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आज का क्लास ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि हमें आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लाने के लिए और ज़्यादा टाइम हम निकाल के आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में सब ध्यान रखें और घर में रह करके अपना पढ़ते रहे सब, ताकि आपका जो भी रिजल्ट हो वो बेहतर हो सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कल बेहतर हो।